अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं और बैंक में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आरआरबी पीओ आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन के बारे में। कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। ये एग्जामिनेशन कब होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, करियर ग्रोथ, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपके सारे डाउट्स इस एग्जामिनेशन को लेकर आज के सेशन में क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आरआरबी पीओ होता क्या है। सर, आरआरबी पीओ से आपको ऑफिसर स्केल 1 का जॉब मिलता है, रीजनल रूरल बैंक में आपको जॉब मिलता है। ठीक है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा होता है। ठीक, इसके बाद रूरल एरिया में आप लोगों की जॉब होती है, मतलब वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को नहीं मिलता है। ठीक है, आगे दोस्तों बात कर लेते हैं। जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली इसमें मिली जाती है। ठीक है, वाई आरआरबी पीओ, आरआरबी पीओ क्यों करना चाहिए हम लोगों को तैयारी। तो जॉब की सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको कहा कि जॉब आपकी लग जाती है तो जॉब के लिए सिक्योर रहते हैं हम लोग। सैलरी अच्छा खासा मिल जाता है। सैलरी के बारे में आगे बात करेंगे कि कितना सैलरी आपको इन हैंड स्टार्टिंग में मिलता है। ठीक है, इसके बाद प्रमोशन भी बहुत अच्छा होता है। आपके इंटरनल एग्जाम्स भी होते हैं बैंक में, वहाँ एग्जाम क्लियर करके आपको प्रमोशन मिल जाता है और वर्क लाइफ बैलेंस भी रहता है। लाइक अदर बैंकिंग सेक्टर में कई बार मेट्रो सिटीज़ में आपकी जॉब रहती है तो वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है। रूरल एरिया में वहाँ पर थोड़ा कम काम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो एलिजिबिलिटी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो पहले तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी डिसिप्लिन से आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पर पॉइंट आता है, सर अगर हम लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो क्या इस एग्जाम के लिए हम लोग एलिजिबल रहेंगे। तो बेटा देखो, जब नोटिफिकेशन आएगा, ध्यान से बात सुनना, आपका आरआरबी पीओ का 2026 का जो एग्जामिनेशन डेट रहने वाला है, जो टेंटेटिव डेट आया है, वो 21 नवंबर और 22 नवंबर को है। मतलब उसके 1 या 1.5 महीने पहले आपका नोटिफिकेशन आएगा। और नोटिफिकेशन जब आता है ना तो उसमें डेट मेंशन की जाती है। मोस्ट प्रोबेबली चांस ये होते हैं कि जब नोटिफिकेशन आता है तो उसी डेट को कंसिडर करते हुए नोटिफिकेशन में लिखा जाता है कि आपका ग्रेजुएशन इस डेट से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब इस डेट से पहले कंप्लीट होने का मतलब ये है कि आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाना चाहिए उस डेट से पहले। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका नोटिफिकेशन सपोज आ जाता है सितंबर में आ जाता है। ठीक है, तो सितंबर से पहले अगर आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट, देखो डिग्री नहीं, ना ही आपकी मार्कशीट, बस आपको ये पता चल जाता है कि आपने फाइनल सेमेस्टर क्लियर कर लिया है, आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट अगर आपका रिजल्ट वो जो मेंशन डेट है उसके बाद आता है तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहते हैं। दोस्तों, एज लिमिट की अगर बात की जाए तो मिनिमम 18 ईयर्स, 18 साल की अगर आपकी एज है तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल है। और मैक्सिमम 30 ईयर का रहता है। साथ में आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है ST SC OBC कैटेगरी को। ठीक है, नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो बेसिक पे मिलता है, बेसिक पे के साथ DA मिल जाता है, HRA मिल जाता है, स्पेशल अलाउंस आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है, इतना तो मिलता ही है, साथ में आप लोगों को पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जहाँ पर आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाता है, लीव ट्रेवल मिल जाता है, पेंशन बेनिफिट भी आप लोगों को साथ में मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपको जो मिलता है लोन में मिलता है। लोन में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बाकी के कंपैरिजन में बहुत कम मिल सकता है। ठीक है, तो लोन का एक एडवांटेज आप लोगों के जॉब लगने के बाद मिल जाता है। ठीक है, एंड आरआरबी का जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। क्या काम करना होता है आपको, है ना, ज्वाइनिंग के बाद आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहने वाला है। तो देखिए, आपका जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, कस्टमर सर्विस, ऑपरेशन, बिजनेस डेवलपमेंट, क्रेडिट अप्राइजल, डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज आप लोगों का मेन रोल यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। आरआरबी पीओ क्या होता है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है। ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दो, आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। रिजल्ट की अगर बात की जाए तो रिजल्ट मैंने आपको बोला है, नोटिफिकेशन से पहले रिजल्ट आ गया तो आप एग्जाम में एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए। चलो, अब आगे दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन में सबसे पहले आप ऑफिसर स्केल 1 से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रमोशन में आपको ऑफिसर स्केल 2 मिलता है, ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, AGM, डिप्टी जनरल मैनेजर, DGM
और जनरल मैनेजर तक आप लोगों का प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन भी बहुत शानदार आप लोगों को इसमें देखने को मिलता है। और प्रमोशन कब होता है सर, ये ना देखो, एक तो कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद आपका प्रमोशन होता है, और एक आप इंटरनल एग्जाम्स जो होते हैं ना, एग्जाम्स क्लियर करते हो इंटरनल, तो भी आपका प्रमोशन जल्दी हो जाए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस, अब मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं कि सर ये सारे एग्जाम्स के बारे में हम समझ चुके हैं, एग्जाम प्रोसीजर क्या होता है, कैसे हमारा सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है। ठीक है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में केवल 2 सब्जेक्ट रहेंगे, रीजनिंग और क्वांट। टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है, आगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे, बट ये क्वालिफाई होता है केवल, मतलब आपने प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो फिर आप मेंस एग्जाम देंगे, और जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है वो मेंस के स्कोर कार्ड से बनती है। प्रीलिम्स के स्कोर कार्ड का कोई रोल नहीं है। प्रीलिम्स केवल क्वालिफाई करके आपको मेंस तक पहुंचाने के लिए होता है, और जैसे ही आप मेंस पे पहुंच जाते हैं, मेंस का जो स्कोर कार्ड होता है एंड देन इसके बाद इंटरव्यू के जो आपके मार्क्स होते हैं, दोनों को मिलाकर फाइनल आपकी जो मेरिट है वो तैयार होती है। प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करते हैं तो देखो, प्रीलिम्स के पैटर्न की पहले बात कर लेते हैं। 2 सब्जेक्ट रहेंगे, रीजनिंग और क्वांट। ठीक है। रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, मैक्सिमम 40 मार्क्स, और 25 मिनट का टाइम मिलता है। 25 मिनट का टाइम आपको रीजनिंग के लिए मिलता है, और क्वांट में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और यहाँ पर 20 मिनट का टाइम मिलता है। ऐसे आपको कंपोजिट टोटल 45 मिनट का टाइम मिलता है। 80 मार्क्स का पेपर होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। अब सेक्शनल टाइमिंग का मतलब ये है कि रीजनिंग के लिए अगर आपको 25 मिनट का टाइम मिला है तो 25 मिनट आपको रीजनिंग को ही देना है। आपका 25 मिनट कंप्लीट होता है, उसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन ओपन होगा, जो आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा, जिसमें आपको 20 मिनट के टाइम मिलेगा, 40 क्वेश्चन करना रहता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो देखो, प्री में इंग्लिश नहीं होता है, एडवांटेज मिल जाता है। बट मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो तो आपको इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। केवल एक लौता ये एग्जाम है जिसमें इंग्लिश की जगह आप एज एन ऑप्शनल हिंदी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जितने भी एग्जाम है वहां पर आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अगर फिर भी बहुत से बच्चे इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बैंक में जाने की, कि हिंदी के थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया। ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेज जो होता है वो मेंस एग्जामिनेशन होता है। मेंस एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट का टाइम मिलता है। कंप्यूटर नॉलेज भी रहेगा, जिसके 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट का टाइम मिलेगा। जीए के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट का टाइम मिलता है। इंग्लिश या फिर हिंदी, आप इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, या तो आप हिंदी सेलेक्ट कर लो, आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, या फिर आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट का टाइम मिलता है। एंड क्वांट की अगर बात की जाए तो 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 50 होता है, 30 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। इस तरीके से टोटल 200 क्वेश्चन मिलते हैं, मैक्सिमम 200 नंबर मिलते हैं, और 2 घंटे का आपको कंपोजिट टाइम मिलता है। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई नेचर का होता है, प्रीलिम्स केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग प्री और मेंस दोनों में होता है। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात की जाए, जैसे 1 मार्क का अगर कोई क्वेश्चन रहता है, तो अगर आप सवाल गलत करते हैं तो आपको 0.25 नेगेटिव हो जाता है। 0.25 मार्क्स आपका क्या होता है, नेगेटिव चला जाता है। ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। क्लियर। तो ये आपका प्री क्वालिफाई नेचर का होता है, और मेंस के जो मार्क्स है वो आपके इंटरव्यू के साथ जुड़कर आपकी फाइनल मेरिट बनाते हैं, और वो फाइनल मेरिट में ही पता चलता है कौन बच्चा ऑफिसर बनने वाला है, कौन ऑफिसर नहीं बनने वाला। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वांट रीजनिंग है ना। आज देखो, प्री और मेंस का सिलेबस सेम ही है ना, ऐसा नहीं कि अलग अलग सिलेबस है। प्री में टाइम कम मिलता है तो क्वेश्चन का लेवल आसान होता है। ठीक है। और मेंस में आपके पास टाइम थोड़ा सफिशिएंट होता है तो लेवल थोड़ा सा टफ हो जाता है। यही अंतर रहता है। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट रहता है वो रहता है क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीए, इंग्लिश, या फिर हिंदी ऐसे ऑप्शनल, अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो। सबसे पहले क्वांट की बात कर लेते हैं। तो क्वांट में आपके स्पीड मैथ्स के टॉपिक हो जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको अच्छे से कंप्लीट करना होता है, क्योंकि ये स्कोरिंग होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। इसके बाद अर्थमेटिक की बात की जाए तो परसेंटेज, रेशियो, प्रॉब्लम ऑन एजेस, पार्टनरशिप, SICI, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बूट एंड स्ट्रीम, एवरेज, मेंसुरेशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारे चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना होता है। तो अर्थमेटिक का जो वेटेज बोलते तो थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके साथ में नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, टेबुलर हो गया, पाई चार्ट हो गया,
ये सारे सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। एंड मेंस एग्जामिनेशन की बात की जाए तो मेंस एग्जामिनेशन में आप लोगों को डीआई से कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई देखने को मिल जाता है, कैसलेट डीआई देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो रीजनिंग में पजल्स मेन रहता है, पजल्स के अलावा सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग्स, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट टेस्ट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डाटा सफिशिएंसी, ये सारे चैप्टर्स रीजनिंग में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए नेक्स्ट सब्जेक्ट की इंग्लिश के बारे में तो आरसी रहेगा, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, एरर डिटेक्शन, फिलर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वोकेबलरी एंड ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के इंग्लिश में रहे। जीए की अगर बात की जाए तो करंट अफेयर्स से सवाल पूछे जाते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस से सवाल पूछे जाएंगे, इकोनॉमी के क्वेश्चन होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टैटिक जीए और मिसलेनियस टॉपिक से करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस के सवाल आप लोगों के पूछे जाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर के लिए सवाल रहता है कि सर कितने मंथ का करंट अफेयर हम लोगों को पढ़ना चाहिए, तो 6 to 12 मंथ का करंट अफेयर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो मोर देन इनफ होता है आपके जीए के लिए, ठीक है। आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा सिलेक्शन के लिए क्या तरीका होना चाहिए, कैसे सर हम लोग सिलेक्शन ले लें जल्द से जल्द। बहुत सारे बच्चों की इच्छा होती है कि सर पहले अटेम्प्ट में ही हम लोग इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर ले और सिलेक्शन। बहुत सिंपल है। टाइम की अगर बात की जाए तो आपका जो प्री एग्जाम रहने वाला है, ठीक है, प्री एग्जाम रहने वाला है 21 एंड 22 नवंबर। अगर डेट चेंज भी होता है तो एग्जाम इसके बाद ही होगा, ठीक है। और मेंस एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए तो मेंस एग्जाम का जो डेट रखा गया है जस्ट आफ्टर 1 मंथ 20 दिसंबर को आपका मेंस का एग्जाम रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं प्री और मेंस के बीच में ज़्यादा गैप नहीं रहता है, मतलब अगर हम तैयारी शुरू करेंगे तो प्री के साथ ही हमको मेंस की तैयारी भी शुरू करनी होगी, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करना है और हमारे पास टाइम मोर देन इनफ है अभी ना, सफिशिएंट टाइम है एग्जाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। जितना टाइम अभी बाकी है उतना टाइम में एग्जाम क्लियर किया जा सकता है अगर कंसिस्टेंसी के साथ और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की जाए तो, ठीक है। तो एक बार आपने अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करने में आपको जो टाइम लगेगा 2 से 3 महीने तक का टाइम लगता है, इतने टाइम में आप सिलेबस आसानी से कंप्लीट कर। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है, क्योंकि बैंक एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो आपको प्रैक्टिस की बहुत नीड होती है, स्पेशली क्वांट एंड रीजनिंग में प्रैक्टिस आपको रेगुलर बेसिस पे करनी होगी। देन इसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है एंड फाइनल जो सिलेक्शन है ना डिसाइड करता है मॉक टेस्ट का स्कोर ही। आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में टाइम को मैनेज करना है। क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर पैटर्न को अगर देखा जाए ध्यान से तो सर यहाँ पर हम लोगों को जो टाइम मिल रहा है प्रीलिम्स में केवल 20 मिनट का टाइम मिल रहा है और 40 सवाल क्वांट की करना है, मतलब 1 मिनट में 2 सवाल आपको कंप्लीट करना। रीजनिंग की भी बात की जाए तो 25 मिनट में 40 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना टाइम कम टाइम में ज़्यादा सवाल करने पड़ेंगे, मतलब स्पीड और एक्यूरेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला। मतलब ऐसा भी नहीं केवल आपकी स्पीड है और एक्यूरेसी नहीं है तो बेटा नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर, तो स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। मेंस की दोस्तों अगर बात की जाए ना तो मेंस में आप लोगों का सब्जेक्ट को लेकर नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए। मतलब अगर मैं जैसे बात करता हूँ क्वांट के 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स से 30 मिनट का टाइम आपको मिल रहा है, तो टाइम सफिशिएंट होता है, क्योंकि 30 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं ना। मेंस का जो स्कोर होता है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये प्रोसेस रहेगा आप लोगों का। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस एंड रिवीजन करेंगे एंड देन रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाएंगे। हो सकता है मॉक टेस्ट के स्टार्टिंग में आपके मार्क्स ना बने, बट जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे आप अपनी गलतियों पे काम करते रहेंगे, मॉक टेस्ट में आपका स्कोर बढ़ेगा और जैसे ही आपका मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ने लगा एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा। बस कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी आ जाता है ना कि हाँ एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद हो जाता है। बस उसके बाद फिर कंसिस्टेंसी की नीड होती है, आपको कंसिस्टेंट बने रहना होता है और एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। आरआरबी पीओ की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपका आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन का तैयारी भी हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से कंप्लीट डिटेल के साथ आपको आरआरबी क्लर्क का भी मैं एक ऐसा सेशन बनाकर दे दूं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हम लोग तैयारी शुरू करते हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो, बिल्कुल ये वेट मत करो नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही हम पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन और एग्जाम के बीच में बेटा बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नोटिफिकेशन 1 या 1.5 महीने पहले आता है तो 1.5 महीने में ही हमको प्री और मेंस दोनों कवर करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो आज से इवन अभी से हम लोग तैयारी करना शुरू करेंगे तो इस एग्जामिनेशन के लिए अभी आपके पास टाइम प्रॉपर है, आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। बट अगर अब लेट हुए तो फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इस एग्जाम को क्लियर। बाकी मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं इसी तरह अपने